नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक नॉन टेक क्लासेज में। और जो साथी हरियाणा लाइनमैन एसए WPO इलेक्ट्रिशियन सेकंड ग्रेड इनकी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपको पता लग ही चुका होगा। तो साथियों, अब की बार कोई भी अपना साथी इस वैकेंसी में छूटना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी वैकेंसी है, ऐसा मौका नया IT वालों के लिए आया है और नहीं आएगा दोस्तों। तो इसी बात के लिए भाई सब्सक्राइब ठोक दो और आपको निमी पैटर्न पर आधारित 10,000 प्लस मिक्स क्वेश्चन और ऑल इंडिया IT के जितने भी एग्जाम हैं उनका एक कॉम्बिनेशन यानी दोनों का निचोड़ हमने किया है। और हर एक क्वेश्चन में एक दूसरा क्वेश्चन घुसा हुआ है। एक क्वेश्चन से हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है सीखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दो भाई। यार है तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो प्लीज़, और ऐसा मत सोचना कि चैनल को शेयर करेंगे या कोई वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरा हमारा कंपटीशन है वो बढ़ा देगा। तो मैं सारे बालका ने एक ही बात कहना चाहूँ कि अब की बार जो साथी बिल्कुल थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया ना, एक बात बता दूं कि 70% इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, हाँ बिल्कुल विभाग से कन्फर्म कर लिया है मैंने। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 70% आने वाली है और एग्जाम भी अच्छे लेवल का आएगा। 1307 की जो आपने वैकेंसी देखी थी उसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मतलब कितना अच्छा लेवल था, उससे भी बड़ा लेवल अच्छा लेवल आएगा। लेकिन तैयारी आपको ज़बरदस्त तरीके से करनी होगी दोस्तों। निमी पैटर्न की है और मिक्स क्वेश्चनों की जो ऑल इंडिया टेस्ट क्वेश्चन हो उनकी सीरीज है ये 10,000 प्लस के एग्जाम तक। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो भाई बहुत अच्छे तरीके से हम करवाएंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बोर्ड पर भी क्लासें होंगी और बोर्ड पर वही टॉपिक होंगे जो IT पिछले मतलब कुछ एग्ज़ामों में हर बार आजकल इन सालों में IT का जो लेवल रहा है एग्ज़ामों का उन्हीं पर हम बात करेंगे। फालतू की बातें, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। तो वो बातें आपको बोर्ड पर करवाएंगे। बाकी चीज़ें हम इसे सिंक्रोनाइज सीरीज के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी हुई है इसमें सारे क्वेश्चन है वो। प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनना आज की वीडियो को। तो सारी हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासें पूरी करेंगे भाइयों। सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, आपका सहयोग और सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आने की। जब कोई देखता ही नहीं है, कोई सहयोग और सपोर्ट ही नहीं करता तो हम क्यों मेहनत करें। लेकिन अब की बार IT वाला साथी अपने हरियाणा में भाई कोई नहीं रहना चाहिए। मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, आज से तैयारी शुरू कर दो। टाइम मतलब निकल जाएगा और जो क्या है कि आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। मेरे को पता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो सिलेबस है ना बहुत लंबा चौड़ा है, निकलता नहीं है, एग्जाम आ जाता है। और 70% का मतलब आप समझते हो एक तरफा नहीं, मतलब 100% ही काम है। 70% थ्योरी थ्योरी कर देना आप, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। आज एक नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं अब कि एक स्लिप्ड फेज मोटर का पावर फैक्टर है क्या होता है दोस्तों। तो एक नंबर ऑप्शन है इकाई पावर फैक्टर होता है और एक होता है 0.8 से 0.9, 0.5 से 0.6 और 0। तो स्लिप्ड फेज मोटर की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं स्लिप्ड फेज मोटर से। जैसे ये क्या है, ये एक मतलब पहले कई बार क्वेश्चन पूछ लेते थे कितनी फेज तक बनाई जाती है, ये सॉरी कितने HP तक, तो 2 HP तक की बनाई जाती है। छोटी मोटर होती है और ये सिंगल फेज की मोटर होती है। सिंगल फेज की मोटर आपको पता है सेल्फ स्टार्ट तो होती नहीं, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो इसके लिए मतलब क्या है कि इसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग है वो बनाई जाती है। इसी पर हम पहले बात कर लेते हैं इसके डायग्राम पर। तो दोस्तों प्लीज़ हर एक ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सहयोग करें आपका, हम आपका 4 गुना सहयोग करेंगे। तो जैसे इस प्रकार एक इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। मतलब सिंपल सा एक ये तो आर्मेचर या रोटर, सॉरी रोटर हो गया क्योंकि DC में तो आर्मेचर बोलते हैं और AC में इनको रोटर बोलते हैं। और इस प्रकार एक मतलब वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग, और ये एक वाइंडिंग होती है, ये कौन सी वाइंडिंग, इस प्रकार ये जुड़ी होती है आपस में। यानी ये श्रेणी क्रम में होती है और ये एक दूसरे के समांतर क्रम में होती है। और ये होती है रनिंग वाइंडिंग, ये होती है रनिंग वाइंडिंग। और ये कौन सी होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग दोस्तों। और कई बार तो इतने क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपल क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कि ज़्यादा डीप नहीं, हमको जाना नहीं है। हमें हमारा उद्देश्य सिर्फ सिलेक्शन लेना है, कोई ज्ञान बांटना नहीं है, नया बाद में काम में आने वाली है। एग्जाम हो जाए अच्छे तरीके से, बस आप जॉब लग जाओ, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। और सभी साथी अब की बार भगवान से दुआ करता हूँ IT वाले हैं वो अच्छी पोस्ट हैं वो लग जाए सभी, ऐसे ALM WPO जो भी है। तो बात कर लें, जैसे सिरे पूछ लिए जाते हैं वाइंडिंग के कि ये कौन सा सिरा U1 और U2। रनिंग वाइंडिंग के सिरे बताओ, 4 ऑप्शन दे देके छांट देते हैं, ये छांटो इसमें से। तो रनिंग वाइंडिंग के U1 U2 और स्टार्टिंग वाइंडिंग के Z1 है और Z2 होते हैं। अच्छा क्वेश्चन हम पूरे मतलब पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को मैं निचोड़ निकाल देंगे इसका, हर एक बार आपको इसका रिवीजन करवाएंगे। तो Z1 और Z2 स्टार्टिंग के और रनिंग वाइंडिंग के U1 U2
इस प्रकार सिरे होते हैं। अब बात कर लेते हैं इस आंसर कि सेल्फ फेज मोटर का पावर फैक्टर वो क्या होता है। तो पावर फैक्टर होता है दोस्तों इसका 0.5 से 0.6 के बीच होता है इसका, क्योंकि ये सिंगल फेज का में स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर है। स्टार्टिंग टॉर्क तो इसका पूछे हैं कि बार सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्लिफ्ट फेज मोटर या सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कितना होता है, स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है। तो 0 होता है दोस्तों, कई बार अपने ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, स्लिफ्ट फेज मोटर का पावर फैक्टर 0.6 से 0.5। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपका सुझाव हो कमेंट में जरूर बताना। कोई क्वेश्चन के प्रति डाउट हो, कौन सी किस प्रकार की क्लास चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, सारी बातें हम कवर करेंगे। प्लीज़ आपका सपोर्ट और सहयोग चाहिए। तो एक साइन वेव की वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्ट हो तो प्रभावी मान क्या होगा। तो पहले बात कर लेते हैं एक साइन वेव यानी एसी वोल्ट, एसी एक जो साइन वेव होती है एसी की, उसकी बात की अधिकतम मान और 10 वोल्ट बताएगा उसका अधिकतम मान। तो प्रभावी मान को क्या बोलते हैं, आरएमएस मान बोलते हैं दोस्तों। और आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए उस एसी के दिए गए मान को हमें 0.707 से गुणा कर प्रभावी मान ज्ञात करते हैं। तो 10 का गुणा है वो 0.707 से करेंगे तो राइट आंसर कौन सा आने वाला है दोस्तों, आपको पता है कि 7.07 वोल्ट आता है। कई बार सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एसी मान का या एसी धारा मान का, कोई एसी राशि का, मतलब एसी अपनी जो होती है ना एसी, इसका प्रभावी मान कितना होता है 0.707 और औसत मान होता है 0.637। इस प्रकार क्वेश्चन बनता है इसमें सिंपल सा। हर एक मतलब ऑप्शन में क्वेश्चन छुपा हुआ है, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। और इसके बाद में अगला अपना क्वेश्चन है कि ऑटो ट्रांसफार्मर और अन्य साधारण ट्रांसफार्मर में मुख्य अंतर क्या है भाई। तो मुख्य अंतर है कोर का है, यानी कोर और शीतलन प्रणाली का, कूलिंग प्रणाली का और लोहा हानियों का। और एक ऑप्शन है, थोड़ा इसका जूम इन कर लेते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख जाए। तो ऑटो ट्रांसफार्मर और अन्य साधारण ट्रांसफार्मर में मुख्य अंतर हमसे पूछा है क्या कोर का है या शीतलन प्रणाली का है या लोहा हानि का है या कार्य सिद्धांत का है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर इनमें बता दूं दोस्तों राइट आंसर तो होगा इसका कार्य सिद्धांत का, और वो कार्य सिद्धांत दोनों का क्या है हम जान लेते हैं। पहले बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या होती है, एक ही जगह होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक ही जगह होती है। और साधारण ट्रांसफार्मर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में काम में लिए जाते हैं उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों में अनंत प्रतिरोध पाया जाता है और अलग अलग होती है। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है, सेल्फ इंडक्शन इसको बोलते हैं, या ऑटो हो गया ऑटोमेटिक अपने आप काम करता है, ऑटो इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन हो गया। और स्व प्रेरण भी इसको बोलते हैं दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो कार्य सिद्धांत ये होता है। और इसमें से हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंपल क्वेश्चन का, ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत कौन सा होता है, उसमें क्या फर्क होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में वो विद्युतिक रूप से किस प्रकार जुड़ी होती है और चुंबकीय रूप से किस प्रकार जुड़ी होती है। सारी बातें हमें धीरे धीरे सारी आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का निचोड़ करवाएंगे। बहुत अच्छी सीरीज है ये, सिंक्रोनाइज सीरीज है, इसको ज्वाइन जरूर करना। और बोर्ड पर हमारे क्लास जो प्ले लिस्ट बनी हुई है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी संपूर्ण चैप्टर वाइज एग्जाम तक आपको अच्छे तरीके से रिवीजन कराएंगे। तो और साधारण ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी में अनंत प्रतिरोध होता है और ये किस प्रकार जुड़ी होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से जुड़ी होती है। तो ये था इसमें कार्य सिद्धांत का अंतर, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर किस में कार्य करता है, सेल्फ इंडक्शन में, ऑटो इंडक्शन में। और साधारण ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि आर्मेचर की लेमिनेशन परत बनाई जाती है किस चीज़ की, तांबे की या नरम लोहे की या सिलिकॉन की या पित्तल की। तो आर्मेचर की जो लेमिनेशन है, लेमिनेटेड किया जाता है यानी पटलित किया जाता है आर्मेचर की कोर को। पहले तो बात कर लेते हैं कि उस कोर को पटलित है वो क्यों किया जाता है, लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, आपको पता होगा। अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बनता है। जहाँ पर IT का एग्जाम हो 99% चांस होता है कि इस आर्मेचर की कोर में से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है किसी न किसी। पटलित क्यों है, क्योंकि उसमें एडी करंट हानि को कम करने के लिए हम आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। लेकिन आर्मेचर की लेमिनेशन किसकी बनाई जाती है, तांबे की होती है या नरम लोहे की होती है, सिलिकॉन स्टील की होती है या पित्तल की होती है। तो आर्मेचर की कोर सीधा पूछ लेते थे किसकी बनाई जाती है या लेमिनेशन किसका बनाया जाता है, तो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है दोस्तों। वो एक नरम लोहा होता है और इसमें हानियों का मान बिल्कुल कम होता है
और कोई मशीन में अगर हानियाँ कम होगी तो वो उतने ही अच्छे तरीके से कार्य करेगी। इसी कारण है सिलिकॉन स्टील का हम प्रयोग करते हैं। लेमिनेशन की परत बनाई जाती है, कोर बनाई जाती है, और इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन स्टील। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। ठोक दीजिएगा लाइक यार, सब्सक्राइब भी ठोक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और शेयर करने से कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला। जो अच्छे से थोड़ा बहुत तैयारी करके जाएगा आपकी बार श्योर सिलेक्शन एएलएम के लिए होने वाला है दोस्तों आपके घर में। अब की बार 2023 में ज़रूर खुशियाँ मिलेगी दोस्तों आपको। बस थोड़ी सी मेहनत और ये जो एग्ज़ाम तक आपका समय है ना, तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को ज़रूर देना, थोड़ा थोड़ा समय इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को ज़रूर देना, क्योंकि अचानक से आपको जब एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन आने के बाद में टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम होने में। उस में आपका मतलब रिविजन होता है, तैयारी तो पहले होती है। नोटिफिकेशन आने के बाद में तो क्या होता है, रिविजन होता है, तैयारी तो पहले होती है। इंसुलेशन प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? तो एक दूसरा क्वेश्चन हम इसमें से निकाल देते हैं कि इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात किससे करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बनता है इंसुलेशन प्रतिरोध किससे ज्ञात करते हैं, और ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है, कई बार एग्जामिनर के दिमाग घूम जाता है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध हम किससे ज्ञात करते हैं? मैग्र से ज्ञात करते हैं दोस्तों। ठीक है, मैग्र से ज्ञात करते हैं। इसमें से एक और क्वेश्चन निकालेंगे कि मैग्र का जो कार्य सिद्धांत होता है वो तो क्या होता है, वो फेराडे का ही होता है। लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध मानते हैं मैग्र को हैंडल की गति होती है वो कौन सी, किस गति पर, एक मान्य गति होती है। क्वेश्चन आया हुआ है ये कि मैग्र की किस एक मान्य गति पर घुमाएंगे कि वो अच्छे से कार्य करेगा। तो 160 आरपीएम होता है। 160 आरपीएम की गति से जब मैग्र को घुमाएंगे ना उसके हैंडल को, तो वो एक अच्छा हमें इंसुलेशन प्रतिरोध प्रदान करेगा। आए हुए क्वेश्चन है 160 है आरपीएम, इसकी गति पूछी गई थी मैग्र की गति। और इंसुलेशन प्रतिरोध का मान वो मैग्र से मापते हैं तो होना क्या चाहिए, 10 ओम होना चाहिए, 1 मेगा ओम होना चाहिए, 10 मेगा ओम या 100 किलो ओम। तो इसका राइट आंसर होगा 1 मेगा ओम, यानी उच्च मान होना चाहिए इंसुलेशन प्रतिरोध, यानी 1 मेगा ओम या इससे अधिक भी होना चाहिए। इससे कम इंसुलेशन प्रतिरोध है वो इसका मान नहीं होना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना यार। आपके एग्ज़ाम तक 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, क्योंकि जहाँ से आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो तो आपको भी एक ऐसा होना चाहिए कि हम उस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं कि उसमें 1000 स्टूडेंट तो हमारे जुड़े हुए हैं। तो एससी के पीक फैक्टर का मान है वो क्या होता है? तो राइट आंसर की बात करते हैं 1.414 और 1.141, सॉरी 1.141 और 1.11 और 11.1। तो ये क्वेश्चन है वो इसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन है वो उलझा दिए जाते हैं। हमें एक चीज़ याद करे जाते हैं लेकिन ऑप्शन आते हैं तो वहाँ पर दिमाग घूम जाता है। हमें अच्छे हर तरीके से हमारा ऑप्शन है वो आना चाहिए। तो पीक फैक्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों कि एससी में क्या होता है। एक होता है पीक फैक्टर होता है, एक फॉर्म फैक्टर भी होता है, पावर फैक्टर भी होता है, सभी पर बात करेंगे हम। तो पहले बात कर लेते हैं कि पीक फैक्टर है वो क्या होता है। पीक पीक फैक्टर क्या होता है? तो ये एससी का एक शिखर शिखर या अधिकतम मान बोल सकते हैं। इस एससी राशि का शिखर मान और प्रभावी मान हमने ऊपर बात की थी, और इसका मान आता है उन दोनों को, ये मतलब ऑथेंटिक आंकड़ा है एकदम बढ़िया। तो एससी का पीक फैक्टर पहले बात करते हैं कि पीक फैक्टर किसका अनुपात होता है। सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है हमसे कि पीक फैक्टर किसका मान होता है। और इन तीनों चीज़ों से 3 सूत्र भी बनते हैं। तो पीक फैक्टर है ना वो क्या होता है, शिखर मान और प्रभावी मान का अनुपात ही हमारा क्या होता है, पीक फैक्टर होता है दोस्तों। तो पीक फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है, फिक्स मान है। तो पीक फैक्टर का मान होता है अपना 1.414। इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों 1.414। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। फॉर्म फैक्टर और सभी जो अन्य जितने भी फैक्टर है वो हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे आगे की वीडियो में। एनर्जी मीटर की शक्ति का बिना लोड के घूमने कौन सा दोस्त प्रदर्शित करता है? तो एनर्जी मीटर की मतलब बिना लोड पर ही कोई उसकी, जो पुराने वाले जो एनर्जी मीटर होते थे उनमें एक एल्यूमिनियम की चक्ति लगी होती थी। और हरियाणा लाइनमैन में क्वेश्चन है जो आया हुआ है क्वेश्चन है दोस्तों। जो 183 पोस्टों का जो एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम था, उसमें एनर्जी मीटर वाला ये 2-3 क्वेश्चन आए थे इसमें। तो एनर्जी मीटर में जो दोष होता है जो बिना लोड पर घूमती चकती, तो घर्षण दोष होता है या फेज दोष या क्रिम्पिंग दोष या गति दोष। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों क्रिम्पिंग दोष, यानी क्रिम्पिंग दोष। क्रिम्पिंग दोष होता है यानी बिना लोड पर ही वो चकती है वो घूमने लगती है। तो इस दोष के निवारण तो हम क्या करते हैं कि एनर्जी मीटर में ब्रेकिंग मैग्नेट लगी होती है, ब्रेकिंग है मैग्नेट लगी होती है इस आकृति में, और उसके ऊपर है ना वो एल्यूमिनियम चकती लगी होती है, उसमें एक छेद कर दिया जाता है। और वो इस प्रकार होती है, सॉरी ये मैंने गलत बना दी, इसके लिए सॉरी। आपको दोबारा बता देता हूँ कि वो इस प्रकार होती है वो ब्रेकिंग मैग्नेट।
और वो चकती है ना इस तरह होती है। यहाँ पर इसमें एल्यूमिनियम का छेद बना होता है। जो छेद इसमें इसकी मतलब ये इसके दोनों सिरों में सीध में आएगा ना, तो ये अपने आप ही वो चकती को रोक देगा, यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र वो ये आकर्षित करेगा और यहाँ पर ये इसका एक ब्रेक लग जाएगा। इसके दोष के निवारण तो क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम की चकती में हमें एक दोष सॉरी छेद कर देते हैं, और जिसे ब्रेकिंग मैग्नेट है वो इसको अपनी ओर आकर्षित करती है, और वो चकती है वो बिना लोड पर ही घूमती नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? क्रिम्पिंग दोष बोलते हैं। और ये विसर्पण गति भी बोलते हैं इसको, विसर्पण गति भी बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, विसर्पण गति भी बोलते हैं इसके गति दोष को। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिम्पिंग दोष होगा, या विसर्पण गति होती है इसको। कौन सी गति होती है? वो जो घूमती है ना, वो विसर्पण गति होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, प्रदीप्ति का मात्रक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदीप्ति का मात्रक। तो प्रदीप्ति का मात्रक ल्यूमन, लक्स, स्ट्रेडियन मीटर प्रति कैंडल। तो वीडियो ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में बड़ी हो रही है दोस्तों, और बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है? ल्यूमन, लक्स, स्ट्रेडियन मीटर प्रति कैंडल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? प्रदीप्ति का मात्रक रहेगा लक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? लक्स होगा प्रदीप्ति का मात्रक। और एक अन्य इसका मात्रक होता है, इसका क्या बोलते हैं हमें? प्रदीप्ति का मात्रक होता है, सॉरी इसमें तो हाँ मैंने नहीं दिया, लेकिन एक और मात्रक होता है प्रदीप्ति का, वो होता है ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर। ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर एक होता है प्रदीप्ति का मात्रक। ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों इसके प्रदीप्ति के मात्रक होते हैं। तो अच्छे से याद रखना। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सहयोग दीजिए। करंट की उपस्थिति का ज्ञान क्या किस कारण होता है? करंट की उपस्थिति क्या उसका चमकने से होता है, या उत्पन्न प्रभाव से, या विद्युत झटके से, या विद्युत चटकने की ध्वनि से? तो इसमें तो सभी हैं भाई, आल इसके राइट आंसर होंगे उपरोक्त सभी। यानी करंट में किस प्रकार, यानी बिजली, आकाशीय बिजली होती है, या हमारे जो स्पार्किंग होती है, जो घरों में जो वायरिंग लगी होती है, स्पार्किंग होती है, उससे पता लगता है कि यहाँ पर करंट है। और उसके उत्पन्न प्रभाव ही थे जैसे चमक गया और झटका लग गया और चटकने की ध्वनि, यानी चटर चटर की ध्वनि आ रही है, तो वो उसका प्रभाव ही हो गया। इससे भी हमें पता लगता है। विद्युत झटका यानी हाथ लगा कर देखो तो पता लगेगा कि इसमें करंट है या नहीं, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। और करंट चटकने की ध्वनि यानी चटक चटक की आवाज़ आती है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि करंट की उपस्थिति है यहाँ पर। तो आल इसके राइट आंसर होंगे, यानी उपरोक्त सभी। जो ऑप्शन मैं देना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा एक क्वेश्चन ज़्यादा ही हम इसमें सीखे हैं कि सभी इसके करंट की उपस्थिति के प्रभाव होते हैं दोस्तों। और एक समांतर परिपथ में 4 प्रतिरोधकों में से एक प्रतिरोध अगर ओपन हो जाए तो धारा क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी या घटेगी, या 10 वोल्ट हो जाएगा 6.37 वोल्ट होगा? ये तो बेतुके हैं भाई, लेकिन हमने सीखेंगे इन दोनों क्वेश्चनों से, ऑप्शन से। तो दो समांतर परिपथ हमारे घरों में जो वायरिंग होती है समांतर होती है, उसमें से 4 प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध ओपन हो गया, यानी घर में हमारे 4 लैंप जल रहे थे और एक लैंप हमने बंद कर दिया, तो उसमें धारा क्या होगी? हमारा खर्चा है कम आएगा, यानी धारा क्या होगी? धारा घट गई। धारा क्या होगी? घट गई। और वोल्टेज तो पता है आपको समांतर में समान ही रहती है। तो 4 प्रतिरोधकों में से एक प्रतिरोध अगर ओपन हो गया तो परिपथ की धारा क्या होगी? धारा घट गई। और इसलिए इसी कारण है कि हमारे घर में मतलब लाइट का खर्चा है वो कम आएगा। इसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक उदाहरण होता है दोस्तों समझने के लिए, थ्योरी है वो उदाहरणों पर टिकी हुई है सारी। तो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से कौन सी युक्ति है वो पैसिव प्रकार की युक्ति है? पैसिव, एफईटी, एससीआर, वायु कोर प्रेरक और जिन्नर डायोड। एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव, यानी निष्क्रिय और निष्क्रिय युक्ति। तो इसमें से छांट लेते हैं एक्टिव कौन सी है और सॉरी पैसिव कौन सी है। तो एक्टिव युक्ति वो होती है जो ओम के नियमों का पालन नहीं करती। कौन कौन सी होती है? जो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, एससीआर जो भी होते हैं हमारे, इसमें पूरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छे तरीके से ट्रिक की माध्यम से, मतलब ट्रिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे, आपको बहुत ही आसान लगेगी दोस्तों। लास्ट तक जुड़े रहना एग्जाम तक बस। तो कौन सी युक्ति पैसिव प्रकार की है? जैसे एफईटी और एससीआर और जिन्नर डायोड, ये तीनों एक ही समाज के हैं, ये तीनों एक ही। और वायु कोर प्रेरक यानी एसी में काम आने वाली, ये जो मतलब क्या है? पैसिव यानी निष्क्रिय प्रकार की युक्ति है। ये निष्क्रिय यानी इनको चलाने के लिए हमें ओम और किरचॉफ के नियमों का पालन ये करते हैं, जबकि ये तीनों नहीं करते। ट्रांजिस्टर, डायोड, जिनर डायोड और ट्रांजिस्टर, एफईटी से जितने भी होते हैं ये मतलब एक्टिव प्रकार के होते हैं। और वायु क्रोड प्रेरक है वो अपना आंसर रहने वाला है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा वायु कोर प्रेरक। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक धारा प्रवाह के मार्ग में उच्च बाधा प्रस्तुत करने वाला पदार्थ है? लोहा, नाइक्रोम, चांदी, यूरेका। तो
इसके राइट आंसर की बात करें तो उच्च बाधा प्रस्तुत करने वाला, यानी लोहा, नाइक्रोम, चांदी, यूरेका है तो चारों ही धातु। अब आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि कौन सा करें, तो है तो धातु ही, और धारा में बाधा प्रस्तुत कौन करता है, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का तो इसमें है नहीं, तो इसका दूसरा एक लॉजिक दूसरा हम बात करते हैं लोहा, यानी धारा के प्रवाह में लोहा बाधा उत्पन्न नहीं करता, चांदी भी नहीं करती। चांदी सबसे उत्तम चालक है, हमारी प्रकृति में सबसे अच्छा चालक चांदी है। और यूरेका और नाइक्रोम है ना, इसका राइट आंसर नाइक्रोम होगा, क्योंकि नाइक्रोम का हम क्या बनाते हैं, हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं। उसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध गुण होने के कारण ही हम नाइक्रोम को हीटिंग एलिमेंट के रूप में कार्य करते हैं, यानी वो उष्मा के साथ साथ हमें 900 डिग्री सेल्सियस के बाद में ऊर्जा भी देने लगता है, यानी जिसका उच्च विशिष्ट मान प्रतिरोध, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है ना, उसी को हम एक हीटिंग एलिमेंट के रूप में कार्य करते हैं। और ये धारा प्रवाह के मार्ग में उच्च बाधा प्रस्तुत करते हैं, यानी इनका मतलब क्या ताप गुणांक है वो बहुत उच्च होता है इनका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइक्रोम होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, एक आर्मर्ड केबल में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य क्या होता है। केबल बहुत अच्छा टॉपिक है, केबल आगे हम कवर करेंगे। केबल से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब आपने आज तक देखे नहीं होंगे। एक नमी से रक्षा करता है, आग से सुरक्षा करता है, केबल को फटने से रोकता है, यांत्रिक आघात से सुरक्षा करता है। तो आर्मर्ड केबल, एक केबल कुछ मतलब परतें होती है, 6-7 परतें होती है, पूरा टॉपिक आता है उनमें से। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं पूरे एक्सप्लेन करेंगे जब अपना केबल का टॉपिक आएगा। तो आर्मर्ड केबल में जालीदार कवच होती है, यानी एक जाली की उस केबल में, जिस प्रकार ये केबल है तो इसमें जाली की एक जाली लगा देती है, धातु की जाली लगा देते हैं। वो किस के, यानी नमी से सुरक्षा कौन करता है, हमारी शीत करती है। आग से सुरक्षा ये नहीं है, केबल को फटने से रोकना ये नहीं है। यांत्रिक आघात, यानी उसको यांत्रिक झटके, मतलब कोई टूट फूट ना हो उसको। अगर उस केबल के ऊपर कोई चोट लगे, कोई भी इतना भारी धातु का कोई मतलब चोट लगाएंगे तो वो केबल आसानी से टूटते न, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, जालीदार कवच लगाते हैं इसके ऊपर। इसी को क्या बोलते हैं, आर्मर्ड केबल बोलते हैं उसको। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, तो वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है। ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी और प्राइमरी की टर्नों का संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, यानी ट्रांसफार्मर की एक होगी ये प्राइमरी और एक होगी सेकेंडरी। तो इनमें टर्न होते हैं कुछ इस प्रकार, टर्न होते हैं बहुत। इन टर्नों का अनुपात क्या कहलाता है, रेगुलेशन कहलाता है, या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाता है, दक्षता कहलाता है, प्रतिघात कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हर एक हरियाणा के आईटी युवा के पास, यानी जो आईटी कर रहे हैं उनको प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय, तीसरे, चारों सेमेस्टर में ये क्वेश्चन काम आने वाले हैं दोस्तों। और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो ये रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों, इससे अच्छा आपको कोई मतलब सीरीज आपको नहीं मिलने वाली। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही पढ़ो, अगर आपको जिस भी टीचर का जो मतलब पढ़ाने का तरीका और उसका नॉलेज आपको अच्छा लगे तो वहाँ से पढ़ो। रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र हमसे पूछा है 15 नंबर क्वेश्चन में, तो वी आई साइन फाई, इस प्रकार फाई का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों आगे इनके, वी आई कोस फाई, या वी आई बटा में टी, या वी इंटू आई। तो रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र होता है, एस सी थ्योरी का बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसमें हम इन सभी सूत्रों पर बात करते हैं। रिएक्टिव पावर ज्ञात करने का सूत्र होता है वी आई साइन फाइव, इसका राइट आंसर रहने वाला है वी आई साइन फाइव। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि भारतीय विद्युत के नियम के अनुसार पावर के एक उप परिपथ में कितने अधिकतम उपभोग बिंदु हो सकते हैं। तो 8 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, या 4, या 10। तो पावर का परिपथ हमसे पूछा है, भारतीय मानकों विद्युत मानकों के अनुसार पावर के उप परिपथ में अधिकतम कितने उपभोग बिंदु हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2। और लोड पूछे कि पावर में अधिकतम लोड का मान है वो कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों 3000 वाट अधिकतम लोड होता है, 3000 वाट। कई बार तो क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ एक साथ पूछ ली जाती है, कई बार जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा है अलग अलग पूछी जाती है। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, यानी 3000 वाट का लोड और 2 जो बिंदु कनेक्टिंग पॉइंट, इनमें से जो भी अगर पहले जो शर्त पूरी हो जाए उस परिपथ की, तो उसको नया एक परिपथ बना लेना चाहिए जो उप परिपथ होता है। और बात करें कि पावर की और लाइटिंग की बात करें, लाइट परिपथ, लाइट और फैन का यानी प्रकाश और पंखे का बात करें, तो इसका क्या होता है, इसमें कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं 8, इसमें कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं 8। और लोड कितना होता है, उसका लोड होता है 1000 वाट, 1000 वाट। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होने का मुख्य कारण क्या होता है, डिले ब्रश, कम्यूटेशन, ब्रश पर अधिक दबाव, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। यानी कम्यूटेटर पर एक स्पार्किंग हो रही है, डिले ब्रश है तो भी हो रही है क्योंकि ब्रशों का संपर्क वो अच्छे तरीके से नहीं है,
और कम्यूटेशन यानी कम्यूटेशन तो इसी को बोलेंगे कि इसका जो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र और ये मतलब अपने दिशा से भटक जाएगा इस कारण। और ब्रश पर अधिक दबाव है तो ब्रश पर अधिक दबाव के कारण क्या होती है, स्पार्किंग होती है। या ब्रश पर अगर ज़्यादा दबाव होगा तो भी स्पार्किंग होगी और ढीले होंगे तो भी स्पार्किंग होगी। इसका मानने का मान है कितना मान हमको ब्रश में, इसका डीसी थ्योरी आएगी ना जनरेटर मोटर की, तो उसमें बात करेंगे कि ब्रशों पर कितना दबाव रहना चाहिए, कितने वो घिस जाए तो कितने उनको बदल देना चाहिए, सारी थ्योरी हम आगे करेंगे। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि किसी ऐसी परिपथ की मशीन की कोर में होने वाली किसी शक्ति का मान आवर्ती परिवर्तन से सर्वाधिक अधिक प्रभावित होता है। तो एडी करंट स्थिति, हिस्टैरिसीस स्थिति और तामर स्थिति, या एक और दो दोनों। तो फ्रीक्वेंसी परिवर्तन से पूछा है कि कम्यूटेटर की एसी मशीन की कोर में होने वाली किस शक्ति का मान है वो फ्रीक्वेंसी परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एडी करंट हानि इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। क्योंकि एडी करंट हानि है वो फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी एडी करंट हानि का प्रतीक चिन्ह होता है इस प्रकार, ये फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होती है। और हिस्टैरिसीस हानि होती है वो फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपात में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्वाधिक प्रभावित कौन सी होगी, एडी करंट हानि है वो प्रभावित होगी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक शॉर्ट शंट कंपाउंड और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है किस प्रकार, क्या वो आर्मेचर के श्रेणी में होती है, या आर्मेचर के सीरीज के, आर्मेचर और सीरीज दोनों की श्रेणी में होती है, या आर्मेचर के समांतर में होती है। तो अच्छा डायग्राम इसका बनता है दोस्तों, हालांकि यहाँ पर बनाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। बात कर लेते हैं कि शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग है वो एक आर्मेचर के ही समांतर में होती है इस प्रकार है। आर्मेचर होता है उसके ही समांतर में एक वाइंडिंग लगी होती है इस प्रकार, मतलब ये हो गई शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट है वो इस प्रकार लोड के श्रेणीक्रम में जुड़ी होती है। इसका पूरा डायग्राम अच्छे तरीके से हम करेंगे, ये तो एक प्रतीक है मैंने समझने के लिए थोड़ा सा बनाया। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है ये हमसे पूछा है, क्या वो 0.46 वोल्ट होता है, या 1.1 वोल्ट, या 1.8 वोल्ट, या 1.5 वोल्ट। तो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल सेलों से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला दोस्तों कि डेनियल सेल से विद्युत वाहक बल है वो 1.1 वोल्ट होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1.1 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, अर्थिंग की जो प्लेट होती है उसको भूमि में किस अवस्था में स्थापित किया जाता है, क्या क्षैतिज होती है वो, ऊर्ध्वाधर होती है, श्रेणी होती है, समांतर होती है। तो अर्थिंग की प्लेट वो भूमि, अर्थिंग प्लेट होती है वो भूमि में किस मतलब अवस्था में हमें स्थापित किया जाता है उसको, तो ऊर्ध्वाधर होती है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर यानी इस प्रकार खड़ी प्लेट होनी चाहिए वो। और क्षैतिज प्लेट श्रेणी समांतर ये तो अलग हो गया, और क्षैतिज इस प्रकार होगी हॉरिजॉन्टल, तो उसको मतलब खड़ी अवस्था में यानी ऊर्ध्वाधर अवस्था में हमको रखना चाहिए। तो एक 20 वाट की फ्लोरेसेंट ट्यूब की औसत लंबाई, सॉरी टाइपिंग गलत होगी जल्दबाजी में, लाइट ट्यूबलाइट की यानी उस ट्यूबलाइट की औसत लंबाई हमसे पूछिए दोस्तों, औसत लंबाई। तो 20 वाट की फ्लोरेसेंट ट्यूब की औसत लंबाई कितनी होती है, 2 फुट, 2 मीटर, 4 फुट या 1.5 मीटर। तो इसकी 20 वाट वाली की होती है 2 फुट, इसका राइट आंसर होगा 2 फुट। और एक होती है 40 वाट की, मानक क्वेश्चन है, भारतीय मानकों में इन क्वेश्चनों का जिक्र किया गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है यहाँ से कि एक 20 वाट, 40 वाट की और अलग अलग वाटेज की ट्यूबलाइट है वो आगे में जब इनका टॉपिक आएगा तो पूरा करेंगे। तो 40 वाट वाले की मानक लंबाई होती है 1.5 मीटर और 20 वाट की कितनी होती है 2 फुट। इसका राइट आंसर क्या होगा 2 फुट। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि लोड परिवर्तन होने से अल्टरनेटर की घूर्णन गति का परिवर्तित होना कौन सा दोष कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लोडिंग होगा, या हंटिंग, या ओवरलोडिंग, या फेज स्लिप्टिंग, या स्लीपिंग। तो लोड परिवर्तन से घूर्णन गति का परिवर्तन क्या कहलाता है, उसका हंटिंग दोष कहलाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, हंटिंग दोष होगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि मीटरों में प्रयुक्त नियंत्रण स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है, यानी जो हमारे ऊर्जा मापी होती है, जो भी अलग अलग प्रकार के मापक यंत्र होते हैं उनमें एक कंट्रोलिंग स्प्रिंग लगी होती है वो किस धातु की बनी होती है, पित्तल की, निकल की, फास्फर ब्रॉन्ज की, तांबे की। तो ये क्वेश्चन भी हरियाणा लाइनमैन में 183 वाला जो पोस्ट थी, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका, तो उसमें ये भी क्वेश्चन था कंट्रोलिंग टावर के जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग है वो किसकी, हालांकि उसमें एक ऑप्शन था वेरिलियम धातु, वेरिलियम है धातु। तो ये एल्यूमिनियम, सॉरी उसमें वेरिलियम और एल्यूमिनियम दिया था, ये उसमें फॉस्फर ब्रॉन्ज नहीं था। लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर फॉस्फर ब्रॉन्ज ही होता है, यानी वो फॉस्फर ब्रॉन्ज की भी बनी हो सकती है या वेरिलियम धातु की भी बनी हो सकती है। इस प्रकार किस प्रकार दूसरे तरीके से भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हर तरीका हमें आना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर है क्या होगा, कंट्रोलिंग स्प्रिंग है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं दोस्तों
कि 100 मिली हेनरी वाली एक कॉइल का 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL बराबर, XL ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऐसी थ्योरी का बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है। XL बराबर 2πfl, 2πfl। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, सॉल्व करना अगर आप कर सकते हो तो, नहीं तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको अच्छे तरीके से इसकी अलग वीडियो बना कर दूंगा। यानी फ्रिक्वेंसी हमको पता है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। एल यानी इंडक्टेंस का मान हमें कितने दिया है, 100 मिली हेनरी। और 2 पाई का मान, यानी 2 पाई का मान 2 × 3.2 गुना में 3.14। तो इस सारे फॉर्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन को हल करना, और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों चैनल को। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।